हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल पर लगातार हिंदी की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं और स्टेप बाय स्टेप हम हर प्रकार के टॉपिक्स को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिस पर हमने जो है बहुत से क्वेश्चनों पर यहाँ पर चर्चा करनी है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही अपने उन दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जो चैनल पर नए हैं, और साथ ही जो अपने प्रवक्ता हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनको इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित आलोचकों और उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए। तो दोस्तों, ये जो सुमेलन वाले क्वेश्चन हैं बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको कोई ना कोई एक या दो आंसर आ जाते हैं तो सुमेलन में हेल्प मिल जाती है और इस माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और देवराज और मुक्तिबोध, इनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कबीर। इसके अलावा जो है नगेंद्र नगेंद्र की जो रचना है दोस्तों, वह है रस सिद्धांत। ठीक है, तो रस सिद्धांत जो रचना है वो नगेंद्र की है। इसके अलावा जो देवराज की है वह है छायावाद का पतन, ये देवराज की है। और साथ ही मुक्तिबोध की जो कृति है दोस्तों, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए शास्त्र साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये मुक्तिबोध की है। और देवराज की है छायावाद का पतन। तो इस आधार पर अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन नंबर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा, नगेंद्र की जो इसमें है वह रस सिद्धांत है। इसके अलावा जो देवराज की रचना है वो छायावाद का पतन है, और मुक्तिबोध का है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना है, इसलिए जो है जो भी बात बताई जा रही है उसको आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सम्मेलन कीजिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो पत्रिकाएं हैं और उनका संपादक से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हिंदी प्रदीप, बंगदूत और उदंत मार्तंड या मतवाला, तो ये चार पत्रिकाएं इसके अंतर्गत दी गई हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो हिंदी प्रदीप जो है दोस्तों, ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके अलावा जो बंगदूत है, बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय की है। ठीक है, इसके संपादक राजा राम मोहन राय हैं। और जो उद्दंड मार्तंड है, इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर। ठीक है, उद्दंड मार्तंड के जो संपादक हैं पंडित जुगल किशोर हैं। और साथ ही जो मतवाला है दोस्तों, मतवाला जो है ये निराला की है। ठीक है, तो मतवाला के जो संपादक हैं वो हैं निराला। तो इस आधार पर देखें तो हमारे जो हिंदी प्रदीप हैं इसके बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ए का थर्ड वाला ऑप्शन सही बनता है। तो ए का थर्ड ऑप्शन इसमें दिया है। इसके अलावा बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय की है, यानी कि ये चौथे नंबर के। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सबसे बेस्ट है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पत्रिकाएं और उनके संपादक, ये भी क्वेश्चन इसमें क्लियर होता है। और एग्ज़ाम में बार बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही इम्पोर्टेंस मिलती है, तो इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रिपेयर करके चलें। सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको एक लिमिट के अंदर तैयार करनी होती हैं, और मेन मेन चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट करना होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर जो है किसी ईयर में, प्रीवियस ईयर में हुआ पेपर है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कवि और कृति से संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। तो केशवदास, मतीराम, भूषण और देव, ये जो हैं कवि हैं और जिनकी कृतियों का यहाँ पर सुमेलन करना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कवियों की,
तो केशवदास केशवदास की जो रचना है, कृति है, वह है रसिक प्रिया। ठीक है, केशवदास की है। इसके अलावा जो मतीराम की है ललित ललाम। ये मतीराम की रचना है, कृति है। इसके अलावा जो भूषण की है, भूषण की रचना है शिवा बावनी। शिवा बावनी दोस्तों भूषण की रचना है। इसके अलावा जो आपका देव की जो रचना है दोस्तों, वह है भाव विलाप। ठीक है, भाव विलाप किसकी है? ये देव की कृति है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो केशवदास की जो रचना है वो रसिक प्रिया है। इसके अलावा केशवदास की रसिक प्रिया हो गई, मतीराम के ललित ललाम हो गया। इसके अलावा भूषण की जो रचना है वो शिवा बावनी है। इसके अलावा देव की है भाव विलाप विलास भाव विलास। ठीक है, तो ये इस आधार पर अगर हम देखें तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है, तो इट मीन्स ये इसका ऑप्शन सही बन रहा है। इसके अलावा जो बी का है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही बना हुआ है, तो यानी कि ये इसका ये वाला हो जाएगा। तो इस आधार पर देखें तो बी ऑप्शन इसका सही है कि एग्ज़ाम में अगर आपको दो आंसर भी एटलीस्ट आ जाते हैं तो आपके अन्य ऑप्शनों में सही जो है चुनने में आसानी से हो जाती है। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रिपेयर करें दोस्तों, एक हेल्पफुल आपके लिए एग्ज़ाम में रहने वाला है, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न के पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो ये नया क्वेश्चन है जिसमें पंक्तियां हैं और कवियों को सुमेलित करना है। जैसे कनक कदली पर सिंह समार लता पर मेरु समाने। ठीक है, कनक कदली पर सिंह समार लता पर मेरु समाने, ये किसकी है? किस कवि की ये जो है पंक्तियां हैं? तो ये हैं दोस्तों विद्यापति की पंक्तियां हैं। तो विद्यापति कवि विद्यापति की पंक्तियां हैं। कनक कदली पर सिंह समार लता पर मेरु समाने। ठीक है, अगला है नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये किसकी है? तो ये जो कवि हैं ये है पद्माकर। ये पद्माकर द्वारा है रचित हैं ये पंक्तियाँ। इसके अलावा अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये हैं घनानंद की। इसके अलावा मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजन की माल गहे पहिरोगी पहिरोगी। तो ये जो है ये जो जो पंक्तियां हैं ये हैं रसखान की। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें पहले का जो है तीसरा और दूसरे का पांचवा। तो पहले का तीसरा और दूसरे का पांचवा देखें यहाँ पर ऑप्शन, तो पहले का तीसरा और दूसरे में पांचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न के पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पात्र हैं स्कंदगुप्त, कोणार्क और आषाढ़ का एक दिन, और जो है सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण। तो ये जो है नाट्य कृतियाँ हैं, और ये जो है स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त इस नाट्य कृति के अंतर्गत जो पात्र है, और वो पात्र कौन है दोस्तों? वो है प्रपंच बुद्धि। ठीक है, प्रपंच बुद्धि पात्र यहाँ पे है नाट्य कृति स्कंदगुप्त के अंतर्गत। और कोणार्क की अगर बात करें तो कोणार्क के साथ जो है विशु। ठीक है, कोणार्क जो नाट्य है कृति है उसके पात्र विश्व हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन विलोम। ठीक है, ये पात्र इसके विलोम हैं। और सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण जो है ये सीलवती की है। ठीक है, तो ये आपके चार के चार ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पात्र और नाट्य कृतियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो बहुत कुछ पढ़ना है दोस्तों, सिलेबस के अंतर्गत काफ़ी कुछ पढ़ना है, लेकिन इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जितना सिलेबस के अंतर्गत होता है उतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप ज़रूर नोटिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न के रचनाकारों और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाकार और रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि और प्रभा खेतान, इनकी ये रचना है, ये हैं रचनाकार, और इनके रचनाओं पर हमें चर्चा करनी है। तो अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो जो जैनेन्द्र की रचना है दोस्तों, जैनेन्द्र मुक्तिबोध। ठीक है, जैनेन्द्र की मुक्तिबोध है।
और निर्मल वर्मा की अगर हम बात करें तो निर्मल वर्मा की जो रचना है वह है वे दिन। ठीक है, निर्मल वर्मा की वे दिन किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की है। इसके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है दोस्तों वह है जूठन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। इसके अलावा जो प्रभा खेतान की जो रचना है, आओ पेपे घर चलें। ठीक है, आओ पेपे घर चलें, ये है प्रभा खेतान की रचना। ठीक है, तो ये इस हिसाब से अगर हम देखें इनके जो मिलान देखें तो पहले का चौथा इसमें सही है मुक्तिबोध। ठीक है, और जो दूसरा निर्मल वर्मा की ये रचना है वह है वे दिन, तो इसका सेकंड का फर्स्ट यहाँ पर सही हो रहा है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कवि और कृतियों पर चर्चा हो रही है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कवि और कृतियों की तो इम्पोर्टेंट है ये भी। तो सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला और हरिवंश राय बच्चन, इन पर हमारी चर्चा होगी। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है दोस्तों इसमें स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। इसके अलावा अगर हम जयशंकर प्रसाद की रचना देखें तो जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? लहर। लहर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा अगर निराला जी की रचना की बात करें तो अर्चना यहाँ से निराला जी की रचना है। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन ने जो रचना की है वो की है एकांत संगीत। ठीक है, एकांत संगीत किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ए का सेकंड और बी का पहला। ठीक है, ए का हमारा सेकंड स्वर्ण धूलि हो रहा है और बी का जो है जयशंकर प्रसाद की लहर है। तो ए का दूसरा और बी का पहला, तो यानी कि दूसरा और पहला। तो यानी कि इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में एटलीस्ट आपको 2 आंसर इसमें सही आने चाहिए, जिससे आप कन्फ्यूजन में यानी कि आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है कि आज के एग्ज़ाम जो पेपर आ रहे हैं उसमें तर्क जो है एजर्सन और रीजन पे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एजर्सन रीजन का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला, मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है। ठीक है, ये कहा गया है कि मिथक जो होते हैं वो मानव इतिहास को समझने का द्वार होते हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड्स बने होते हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, पुराने इतिहास को समझने के द्वार होती हैं। तो और साथ ही इसमें रीजन दे रखा है तर्क, क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। तो जो मिथक होते हैं वो इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं, ये भी यहाँ पर कहा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो मिथक होते हैं वास्तव में ये इतिहास को समझने का द्वार होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो एजर्सन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। जो मिथक होते हैं वो मानव इतिहास को समझने का द्वार होते हैं। और जबकि जो रीजन दिया है क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तथ्यात्मक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मिथक जो है तथ्यात्मक हो ज़रूरी नहीं है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ए तो सही है बट आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्थापना और तर्क पर ही यह क्वेश्चन भी है। एजर्सन एंड रीजन पर ए दिया है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय से बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने जो है बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया है, ये तो एजर्सन हो गया। और साथ ही जो इसका रीजन दे रखा है, तर्क दे रखा है, उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो इसकी स्थापना के बाद जो एजर्सन दिया गया है, स्थापना दिया गया है, तो उसमें क्या है कि पश्चिम में नए ज्ञानोदय से बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और साथ ही उसी कारण इस कारण से क्या हुआ दोस्तों, साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आजकल आज जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो है कथन और कारक से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं, कथन और कारण। ठीक है, तो एजर्सन एंड रीजन।
ठीक है? तो यहाँ पर जो है इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए, जो आपके लिए एग्ज़ाम्स में काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों, ठीक है? क्वेश्चन है इसमें, देखिए एजर्सन जो दिया गया वो दिया है, रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती हैं। एक तो होती है भाव में सच्चाई का अभाव होता है, और दूसरा व्यंजना की कृत्रिमता होती है। ठीक है, तो विरक्तिजनक जो बातें इसके अंतर्गत होती हैं वो क्या क्या होती है? एक तो भाव में सच्चाई का अभाव होता है, ठीक, और रहस्यवाद की कविताओं में, और दूसरा व्यंजना की कृत्रिमता होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यंजना की कृत्रिमता होती है और साथ ही भावों में सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, दूसरा तर्क अगर हम कहें, क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विशुद्ध अध्यात्म ही भाव को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो आंतरिक भाव उत्पन्न होते हैं वो कहीं न कहीं विशुद्ध रूप से, जिनमें बिल्कुल शुद्धता होती है, तो वो आध्यात्मिक होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42। यहाँ पर भी एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक व दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्त से रस का अनुभव करता है। ठीक है, जो साधारणीकरण की स्थिति होती है, इसमें जो है जो दर्शक होता है यानी सर, वो क्या करता है? सामाजिक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्त होकर रस का अनुभव करता है। तो ये साधारणीकरण की अवस्था में होती है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो एजर्सन तो बिल्कुल सही है, बट इसका तर्क देखते हैं, रीजन क्या है। इसलिए पश्चिमी नाट्य चिंतन ब्रेख्त ने भी इस बात का समर्थन किया है। तो ये नहीं किया गया है दोस्तों, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए तो सही है, एजर्सन तो सही है, बट जो तर्क है, जो रीजन है कि इसकी वजह से जो है एकाग्र चित्त का अनुभव करता है, तो इसकी वजह से पश्चिमी नाट्य चिंतन ब्रेख्त ने इस बात का भी समर्थन किया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इसके अंतर एजर्सन है, एक कला सौंदर्य का विधान करती है। तो कहा गया है कि कला जो है सौंदर्य का विधान करती है। तो अगर हम बात करें तो कला वास्तव में एक सौंदर्य का विधान करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन समझते हैं कि कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर कोई वस्तु सुंदर नहीं है और कुरूप है, अगर उसका वर्णन कविता के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो भी एक कलात्मक सौंदर्य है। यानी कि अगर वो कुरूप है तो उसकी कुरूपता को व्यक्त करना और उसके कुरूपता को वास्तविक रूप से समझाना, ये एक कविता के अंतर्गत होता है, और ये जो है एक कलात्मकता के अंतर्गत आता है। तो ये कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर ए और डी, सॉरी, ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारक दोनों सही हैं, तो इसलिए जो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? डी इसका सही आंसर होगा, ए गलत है, आर सही है। डी नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। बी क्यों सही होगा? क्योंकि दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर ए गलत है कहा गया है, बट इसमें देखें तो कला सौंदर्य का विधान करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, और साथ ही साथ जो है कुरूप वस्तुओं का और सुंदर वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के माध्यम से किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एजेसन है, इसमें श्लिष्ट या अनेकार्थी शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिधान में शब्द श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करें श्लिष्ट और अनेकार्थी शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ, जहाँ पर अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो ये आपने अलंकार के अंतर्गत पढ़ा है। और साथ ही अगर हम रीजन की बात करें, तर्क की, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसमें सार्थक और निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। तो सार्थक शब्द भी होते हैं इसमें, निरर्थक शब्द भी होते हैं, लेकिन शब्दों की आवृत्ति होती है। तो इसलिए जो है ये भी इसके अंतर्गत सही कहा गया है, श्लेष अलंकार के बातों को कहा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ए और डी दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, श्लिष्ट और अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिधान में तत्व जो शब्द बनता है वो श्लेष अलंकार होता है, और साथ ही इसमें सार्थक और निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है।
तो कथन और कारक से संबंधित दोस्तों आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाएँगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये प्रीवियस किसी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आए हुए हैं और आप इनको बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एजरसन और रीजन से संबंधित हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी का ये। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, त्यों-त्यों ज्ञान, सत्ता, बुद्धि व्यवसायत्मक होती गई। ठीक है? जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ती गई, वैसे-वैसे ज्ञान, सत्ता, बुद्धि व्यवसायत्मक होती गई। ये बिल्कुल सही है। ठीक है? क्योंकि सभ्यता बढ़ी, तो ज्ञान, सत्ता, बुद्धि जो है ये क्या होगी? व्यवसायत्मक होती गई। ठीक है? तो व्यवसाय के रूप में ज्ञान का यूज़ किया जाने लग गया। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। तो कहीं न कहीं भाव सत्ता की कमी इसमें देखने को मिली और सभ्यता बढ़ी तो व्यावसायिकता जहाँ पर आ जाती है दोस्तों, वहाँ पर भाव जो है कम हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो कथन, एजर्सन और रीज़न दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही इसमें तथ्य सही दिए गए हैं। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट था सारा कुछ इसके अंतर्गत। ठीक है? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है? बढ़ते हैं हम आगे। आगे जो हमने टॉपिक लिया है दोस्तों, यहाँ पर नाटक और नाटककार से संबंधित लिया है और किस वर्ष इस नाटक का प्रकाशन हुआ था, इस पर हम इसमें टॉपिक रखे हैं। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ा आप इसको भी ज़रूर देख लीजिए। जैसे स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो किसकी रचना है, ये नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद की है और ये 1928 में, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1928 में। और पहला राजा जो है, पहला राजा नामक जो नाटक है, ये है जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक है? ये 1969 में ये प्रकाशन हुआ था इसका। उसके अलावा बकरी, बकरी जो नाटक है दोस्तों, वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है ये। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके नाटककार हैं और ये 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल जो है ये स्वदेश दीपक की रचना है, यानी कि इनके द्वारा ये नाटक इनकी नाटककार यही हैं और ये 1991 में 1991 में ये है। ठीक है? इसके अलावा अगर हम काव्य और कवियों की बात करें तो यहाँ पर मुक्ति प्रसंग, मुक्ति प्रसंग नामक जो काव्य है दोस्तों, ये किसकी है? इसके कवि हैं राजकमल चौधरी। ठीक है? मुक्ति प्रसंग के कवि कौन है? राजकमल चौधरी हैं। ये 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक जो है ये धूमिल की है और ये 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा अपनी केवल धार, अपनी केवल धार जो है ये है अरुण कमल की है, ये कवि हैं और 1980 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा आवाज़ भी एक जगह है, आवाज़ भी एक जगह है, ये इनके काव्य रचना है मंगलेश डबराल की। ठीक है? मंगलेश डबराल की रचना है आवाज़ भी एक जगह है। तो ये इनका प्रकाशन हुआ था 2000 में। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर उपन्यास की। तो उपन्यास जो उपन्यासकार हैं उनके द्वारा कौन-कौन से उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मैला आँचल, मैला आँचल दोस्तों यह है रेणु की और ये 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा पानी के प्राचीर, पानी के प्राचीर जो है राम दरस मिश्र की है, 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा लोक ऋण, लोक ऋण जो रचना है ये काव्य रचना है, ये विवेकी राय की है, 1977 में इसकी रचना हुई थी। इसके अलावा जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये किसका है? ये संजीव का है। ठीक है? इसके उपन्यासकार कौन हैं? ये जो है संजीव इसके उपन्यासकार हैं और ये 2000 ईस्वी में इसका हुआ था। ठीक है? इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था 2000 ईस्वी में। और इसके अलावा हम बात करें पत्रिका और संपादक की, तो जैसे सरस्वती पत्रिका किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। ठीक है? श्याम सुंदर दास ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। और इसके साथ श्याम सुंदर दास और अन्य 4 लोग थे जिनके द्वारा जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर का कंटेंट है। तो 1900 वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था, सन 1900 में। इसके अलावा हंस, हंस का संपादन जो किया था वो प्रेमचंद ने किया था। किसने किया था? प्रेमचंद ने हंस का संपादन किया था और ये 1930 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आलोचना, आलोचना जो है शिवदान सिंह चौहान ने 1951 में। ठीक है? रविवार, रविवार भी एक रचना है। ये सुरेंद्र प्रताप सिंह की है और ये इनकी जो है 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था।
इसके अलावा कुछ कहानियों पर अगर बात करें, ये इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इनको ज़रूर नोट करें। कहानी और कहानीकार की हम बात करें तो पुरस्कार नामक जो कहानी है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार जो कहानी है, इसके कहानीकार हैं प्रसाद, 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा कफन, कफन जो कहानी है दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद की है। और प्रेमचंद की जो कहानी है ये कफन, इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसके अलावा राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया जो है ये कमलेश्वर की कहानी है, और इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। इसके अलावा वापसी जो कहानी है, इसका प्रकाशन हुआ था, इसके कहानीकार जो हैं ऊषा प्रियवंता हैं, और ये जो है 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा अगर हम निबंध की बात करें, कुछ निबंध पे, तो ये इंपॉर्टेंट निबंध हैं दोस्तों जिनको आप नोट करेंगे। जैसे प्रबंध प्रतिमा, इस ये निबंध जो है निराला की है, और 1940 में इसका प्रकाशन हो गया था। इसके अलावा अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र के निबंधकार हैं महादेव वर्मा का है ये अतीत के चलचित्र, और इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। ठेले पर हिमालय जो निबंध है, इसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती, और इसकी जो प्रकाशन हुआ था 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। इसके अलावा प्रिया नीलकंठी जो निबंध है, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी जो निबंध है, इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1968 में हुआ था, ठीक है, 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये आपके निबंध उपन्यास, और इनसे हमने चार चार क्वेश्चन इसके अंतर्गत लिए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों, इसलिए आप बिल्कुल इनको नोट करें, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे एग्जाम्स के टाइम पे। ठीक है, आगे हम इसमें रामचरितमानस की अगर बात करें, तो इस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन किया था। आपको याद होगा प्रीवियस, अगर आपने हमारी क्लासेस देखी हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस है उसमें कितने कांड हैं। तो उन कांडों में चार कांड दिए थे, और तीन उसमें से सही थे और एक गलत था। ठीक है, तो वो कौन सा था इस पर में, तो इसके लिए हमने इस क्वेश्चन को इसके अंतर्गत रखा है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगर तुलसीदास कृत जो है तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, इसमें टोटल 7 कांडों का वर्णन किया गया है। और 7 कांड जो क्रमशः इस प्रकार, एक तो सबसे पहले बाल कांड है, ठीक है, रामचरितमानस के अंतर्गत। उसके अलावा फिर अयोध्या कांड है, इसके अलावा अरण्य कांड है, ठीक है, उसके बाद किष्किंधा कांड है, इसके बाद सुंदर कांड है दोस्तों, ठीक है, और साथ ही फिर लंका कांड है, और फिर है उत्तर कांड। तो ये इसका क्रम है दोस्तों, ठीक है, 7 कांड जो हैं इसके अंतर्गत, ये इनका क्रम है। और इसका सीक्वेंस भी पूछा जा रहा है बहुत बार। आपने प्रीवियस जो हमने क्लासेस कराई उसमें देखा होगा कि इनको सही सीक्वेंस में लगाना है, तो ये सही सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस के साथ याद होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में इस पर जो चार कांडों के नाम दिए रहेंगे, उनको आप जो है क्रमशः लगा सकें, क्रमानुसार लगा सकें, जिसको सीक्वेंस कहते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने पूरी क्लास को बिना स्किप किए देखा होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट आज की क्लास के अंतर्गत है कि शायद आपके लिए इतना हेल्पफुल जो है एग्ज़ाम हो सकता है। आपके लिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कर लीजिएगा। अगर आपने कोई भी इसमें स्किप किया हो तो ज़रूर पूरे क्लास को एक बार फिर से वॉच कीजिएगा, और साथ ही रिवीजन भी करते रहिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उम्मीद है आप सबको ऐसे ही करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों जिनका एलटी या लेक्चरर हिंदी का एग्ज़ाम्स है इन फ्यूचर, ठीक है, और किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।